देखने में एक त्रिभुज के आकार का होता है इस तरह से। पिरामिड देखा सबने? हाँ, नहीं देखा है। मिस्र के पिरामिडों के बारे में सुना होगा, हाँ, है ना। प्रिज्म कुछ कुछ वैसा ही होता है। तो प्रिज्म में जो आगे वाली सतह है ये, ठीक ऐसे ही इसके जस्ट पीछे वाली सतह होती है त्रिभुज। ये त्रिभुज है आगे, ये त्रिभुज, और इसके जस्ट अपोजिट साइड, जैसे पासा देखा है, पासा में ऊपर 1 लिखा होता है, उसके उल्टी साइड 6 लिखा होता है, उसके जस्ट अपोजिट साइड। जैसे डस्टर है, डस्टर है नीचे रखा है। जैसे अपोजिट साइड होती है ना, उल्टी साइड, वैसे ही इसकी भी अपोजिट साइड त्रिभुज ही होगा, है ना। तो त्रिभुज 2 हो गए इसमें, एक त्रिभुज जो दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल पीछे है इसके। और ये वाली जो साइड है ये आयताकार होती है, और ये वाली साइड भी आयताकार होती है, और ये वाली भी आयताकार। तो इस तरह से ये पूरा जो प्रिज्म होता है, इसमें 3 आयत हैं, और त्रिभुज कितने हैं? एक दिख रहा है, और एक इसके अपोजिट साइड अंदर नहीं, बराबर प्लेन होता है एकदम त्रिभुज के जैसा। कांच होती है एक तरह से, है ना, जैसा दिख रहा है ऐसा ही पीछे की तरफ पूरी कांच होती है, लंबी लंबी। तो प्रिज्म है, तो प्रिज्म से अपवर्तनांक का सूत्र हम लोग प्रूव करेंगे। प्रिज्म के अपवर्तनांक को अच्छा किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। इससे पहले स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और अपवर्तन के कितने नियम थे? 2 नियम थे, है ना। पहला नियम परावर्तन से था, दोनों एक ही कॉमन होते हैं, केवल उसमें परावर्तित किरण होता है और इसमें अपवर्तित किरण होता है। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या था? कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम जो था वो स्नेल का नियम था। स्नेल का नियम क्या था? किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला इससे आया था n बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है उसमें आई की जगह पर आता है a प्लस डेल्टा m/2 पूरे के अपॉन साइन a/2। ये फॉर्मूला आता है बड़ा। इसी को हम लोग प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की सहायता से n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और बटे साइन a/2 ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो देखो इसमें प्रिज्म जो है एक कांच होता है, ठीक, और इधर वायु है। अपवर्तनांक दोनों के अलग अलग होंगे। इससे पहले हम लोग अपवर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद आज प्रिज्म है। तो देखो प्रिज्म में एक आपतित किरण हम लोग इस तरह से आपतित करवाते हैं, इसका नाम देते हैं P और Q, बाहर लिखिए PQ। ये प्रिज्म के इस वाले पृष्ठ पर आपतित हुई है, ठीक। अब जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है वहाँ पर हमें खींचना होता है अभिलंब, ठीक, क्योंकि प्रकाश की किरण अब माध्यम चेंज करेगी। ये इधर वाला माध्यम क्या है? इसका नाम दे दो वायु, ठीक। इधर वायु है और ये प्रिज्म कैसा होता है? कांच। तो प्रिज्म के अंदर लिख दो कांच, ठीक। तो अब प्रकाश की किरण का माध्यम चेंज होगा, ठीक, और माध्यम चेंज होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। तो वायु कैसा माध्यम है? विरल, और कांच सघन। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। तो पहले हमें इस पर अभिलंब बनाना होगा। देखो जब सतह सीधी होती है इस तरह से सरफेस, तो उस पर अभिलंब हम लोग सीधे खींच देते हैं इस तरह से। अभिलंब का मतलब लंबवत रेखा एक खींच देते हैं। और ये सतह कैसी है? तिरछी है। तो इस पर अभिलंब कैसा जाएगा? तिरछाई बनेगा, है ना, इस तरह से। इस सतह के लिए तो वो सीधा होगा, है ना। तो इस पर अभिलंब जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक। ये हो गया अभिलंब, ठीक। प्रकाश की किरण अब PQ है, इसका नाम क्या है? आपतित किरण।
लिख देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण है पी क्यू, ठीक। पी क्यू यहाँ पर है, अगर इसका कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से जाती, ठीक। लेकिन क्योंकि इसका माध्यम बदल गया, अभी दोनों लोगों की जगह बदलने वाली है, तो माध्यम चेंज होने पर ये थोड़ा सा 5 मिनट झुक जाएगी इस तरह से, है ना। तो जब ये झुक जाएगी, अच्छा बताओ इधर ही क्यों झुकी है? क्योंकि ये क्या है, अभिलंब, और विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ये इसका वास्तविक रास्ता नहीं है, ये प्रकाश की किरण इतनी झुक गई और ये हो गई, तो इतनी झुक करके ये प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर अंदर इस सतह पर पहुंची। इस बिंदु का नाम हमने दिया आर। अब जब प्रकाश की किरण आर बिंदु पर पहुंच गई तो यहाँ से इसका फिर से माध्यम चेंज हुआ। अब की माध्यम कैसे चेंज होगा, सघन से अब कहाँ जा रही है, विरल, ठीक। कांच से फिर बाहर निकलेगी, तो अब जब सघन से विरल में जा रही है तो अब की बार हमें फिर अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। तो अभिलंब कहाँ पर खींचेंगे, आर बिंदु पर। जैसे कि क्यू बिंदु पर खींचा था इस सतह के लंबवत, वैसे ही आर बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे इसके लंबवत, ठीक। तो यहाँ पर अभिलंब बनेगा, ये हो गया अभिलंब। तो अब प्रकाश की किरण को अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये सीधे चली जाती, लेकिन माध्यम चेंज हुआ है तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, क्योंकि सघन से विरल में जा रही। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर दूर हटेगी, अभिलंब तो ये था ही, वास्तविक रास्ता ये था, तो इससे ये थोड़ा सा और झुक जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से चली जाएगी। तो जो किरण है पी क्यू का पूरा रास्ता क्या है, पी क्यू आर, ये पूरा है। अगर यहाँ पर हम प्रकाश को मान लें कि इधर से आया है तो ये आपतित किरण क्या है, पी क्यू, ठीक। और ये जो पी क्यू आर है, क्यू आर प्रिज्म के अंदर है, तो प्रिज्म के अंदर प्रकाश का क्या हुआ है, परावर्तन की अपवर्तन, अपवर्तन हुआ है। माध्यम चेंज होता है तो हमेशा अपवर्तन होता है, तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। तो आपतित किरण PQ है और अपवर्तित किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण ये है QR अपवर्तित किरण है, ठीक। और जो आर्यस है ये क्या कहाँ निकल रही है, प्रिज्म से बाहर निकल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण। निर्गत मतलब बाहर निकलने वाली, है ना, RS। तो PQ हो गई आपतित किरण और QR अपवर्तित किरण, और निर्गत किरण क्या है, RS, ठीक। अब देखो यहाँ से काम चालू होता है, कोण का देखेंगे। पहले हम लोग कोण चेक करेंगे, कहाँ पर कोण I बनेगा, कहाँ पर कोण R बनेगा। I क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है। आपतन कोण को किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं, और अपवर्तन कोण को R से लिखते हैं। अपवर्तन कोण बनता कहाँ पर है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, है ना। तो जो आपतित किरण है वो देखो क्या है, PQ। तो PQ और अभिलंब क्या है, ये तो अभिलंब और आपतित किरण के साथ में कोण कौन सा बना, आपतन कोण I बना, ठीक। I को हम लोग लिख लेते हैं I1, ठीक। अगर हम ये मान लें कि प्रकाश की किरण इधर से ना जा करके इधर से आ रही है, तब आपतित किरण क्या हो जाएगी, या सार हो जाएगी, है ना। तो अभिलंब क्या है, ये इसके लिए अभिलंब होगा, अभिलंब तो ये भी अभी भी है निर्गत किरण के लिए वही। तो SR के लिए जब ये अभिलंब है तो देखो आपतन कोण ये भी क्या होगा, I होगा, क्योंकि दो है, प्रिज्म के बाहर है तो है माध्यम, तो दोनों तरफ क्या है, वायु, बीच में क्या है, कांच, सघन माध्यम। तो यहाँ पर कोण मान लेते हैं हम लोग I2, ये आपतन कोण I1 और ये भी आपतन कोण I2, ठीक है। अब दूसरी बात, अब ये देखो इसमें अपवर्तन कोण कहाँ कहाँ पर बन रहा है, तो देखो किरण कहाँ है, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण का नाम क्या है, QR, ठीक। तो अपवर्तन कोण किसके साथ में बनता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब कहाँ है, ये वाली रेखा, ठीक। चित्र में ध्यान से देखना बहुत,
ये वाली रेखा है अभिलंब, ठीक, और ये क्या है अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ में कोण कौन सा बनता है आर, अपवर्तन कोण, ठीक। तो यहाँ पर भी दो अपवर्तन कोण है, एक R1 और दूसरा ये अगर मान लें आपतित किरण, तो ये आपतित किरण है तो ये अपवर्तित किरण होगी, और ये अभिलंब है तो इसके साथ में ये कोण कौन सा होगा, ये भी अपवर्तन कोण होगा, ये R2 मान लेंगे, ठीक। अब सारे पॉइंट रख दो, ये A B C ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस बिंदु का हमने नाम दे दिया N, ठीक। अब ये आपतित किरण, दूसरी जो निर्गत किरण हमने माना है RS, अगर ये मान लें कि किरण का रास्ता यही है इस तरह से, तो ये जो वास्तविक रास्ता था किरण का इस तरह से जाना चाहिए था, इसको इस तरह से जाना चाहिए था, तो यहाँ पर भी ये दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं D, और जो ये वाला कोण होता है इतना, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा M, है ना। तो इसको मान डेल्टा को हम लोग कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम मीन डेविएशन, तो न्यूनतम विचलन कोण, ठीक। अब देखो पूरा चित्र बन गया, चित्र पूरा समझ में आया। आपतित किरण कौन सी है PQ। सबसे पहले हमने एक प्रिज्म था और प्रिज्म पर एक किरण आपतित करवाई, उसका नाम क्या था PQ, ठीक। आपतित किरण PQ का अभिलंब के साथ में कौन सा कोण बनता है I1, आपतन कोण, ठीक। फिर इसका अपवर्तन हुआ प्रिज्म के अंदर, तब कोण का नाम क्या हो गया R1, क्यों अपवर्तन कोण है, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, तो ये I1 है तो ये R1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इधर से देखें तो ये भी इसके लिए आपतन कोण I2 होगा और अपवर्तन कोण R2 होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम लोग इसमें एक चतुर्भुज लेते हैं पहले, एक ये AQNR, ये चतुर्भुज AQNR, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज AQNR। अच्छा बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, ठीक। तो यहाँ पर ये चतुर्भुज जो हमने लिया है इसके भी चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए, है ना। तो इसके चार कोण है कौन से, एक तो ये है, ठीक, पहला प्रिज्म कोण, और दूसरा ये वाला कोण, तीसरा ये कोण, और चौथा ये कोण, ठीक। तो देखो कौन कौन से कोण हुए, कोण A पहला प्लस इस वाले कोण का नाम क्या लिखोगे AQN, तो कोण AQN प्लस। अब इस वाले कोण का नाम क्या लिखोगे QNR, तो QNR प्लस इस वाले कोण का नाम क्या लिखोगे NRA, तो NRA। अब चारों कोणों का योग होता कितना है 360, तो बराबर में कितना हम लिख देंगे 360, ठीक। बताओ अच्छा एक सीधी लाइन है उस पर हमने एक अभिलंब खींच दिया, तो ये कोण कितने अंश का होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा। अपने चित्र पर ध्यान दो, यहाँ पर ये AB है, AB पर अभिलंब ये रेखा थी, तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला कोण होगा ये भी तो अभिलंब है सीधे, तो ये कोण कितने अंश का होगा, कौन वाला वो वाला, ये इतना 90 डिग्री अभिलंब के साथ में 90 होगा। अभिलंब अब यही इस सतह के लिए ये अभिलंब है और इस वाली सतह के लिए ये अभिलंब है, तो ये कोण 90 डिग्री है, तो इसके बगल में जो ये सामने है ये भी कितना होगा 90, यानी कि दो कोण 90 के हो गए, ये बात हमें पता होगी। कोण का नाम क्या है इसका AQN, तो AQN देखो AQN ये कितना है 90, और ये वाला इसका नाम क्या है NRA, तो NRA और AQN ये दोनों कितने हो गए 90 हो गए, है ना। तो 90 लिखते हैं इनके मान, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि AQN बराबर NRA बराबर किसके हैं ये 90 डिग्री, तो दोनों की जगह पर 90 डिग्री पुट कर दो, तो कोण A प्लस 90 प्लस QNR प्लस NRA की जगह क्या लिखना है 90 बराबर 360, तो 90 180 उधर ले जाओगे तो 360 से घट जाएंगे, तो 360 से घटा दो 180, कितना बचेगा 180 बचेगा केवल। तो यहाँ पर क्या हुआ कोण A प्लस
क्यू एन आर बराबर कितना आया 180 अंश। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग अब देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा देखो, क्यू एन आर, इतना त्रिभुज। अभी तक हमने देखा था चतुर्भुज, अब देखेंगे त्रिभुज। अब वर्तन कोण वाला त्रिभुज देखेंगे। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज क्यू एन आर, त्रिभुज क्यू एन आर में बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो इसमें 3 कोण है कौन कौन से, एक ये R1, दूसरा ये N और तीसरा R2। लिखेंगे क्या हम लोग, क्यू एन आर प्लस एन आर क्यू प्लस आर क्यू एन। देखो जब 3 पॉइंट लिखते हैं ना, तो जो बीच में पॉइंट आता है उसी कोण की हम लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने लिखा ए बी सी, तो ए सी तो आगे पीछे है कोई बात नहीं, अगर सी बी ए भी लिखा है तो भी हम लोग बीच वाले कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि बी कोण की बात कर रहे हैं। जब भी 3 बिंदु लिखे जाते हैं तो इसका मतलब जो बीच में अक्षर आ रहा है उसी वाले कोण की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग जब ये तीनों कोण प्रदर्शित करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, कोण क्यू एन आर, तो कौन सा कोण हुआ, एन वाला, प्लस एन आर क्यू, तो ये कौन वाला कोण हुआ, एन आर क्यू लिखा हमने तो कौन सा हुआ, आर हुआ, प्लस क्या लिखेंगे, आर क्यू एन, तो कोण आर क्यू एन बराबर कितना होगा 180। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 180 अंश हो गया। देखो अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो ये कोण है आर क्यू एन, यानी क्यू वाला, क्यू क्या है R1, ठीक, तो Q जहां पर कोण है उसकी जगह क्या आएगा R1, ठीक। इसी तरह से जहां पर NRQ यानी NRQ इसकी जगह पर क्या आएगा R2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया R2 यानी R2 प्लस R1, और ये QNR ये तो ऐसा ही रहा, तो QNR और प्लस R2 प्लस R1 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर हम R1 प्लस R2 बराबर, इसको उधर ले जाओ, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, कोण QNR, ठीक। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। देखो जो समीकरण नंबर 1 है वहां से QNR को आगे बढ़ा दो, पक्षांतर करो, तो कोण A बराबर क्या होगा 180 माइनस QNR, यही तो आएगा। तो देखो जो समीकरण 1 का राइट साइड आया था और जो समीकरण 2 का राइट साइड आया है दोनों बराबर हैं। जब भी LHS बराबर आ जाते हैं तो उनके RHS आपस में बराबर किए जाते हैं, तो जब भी RHS बराबर आ जाएंगे तो उनके LHS भी बराबर कर दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के राइट साइड क्या है, इक्वल है दोनों। जो यहाँ पर आया है 180 माइनस QNR, यहाँ पर भी 180 माइनस QNR, तो दोनों के RHS दोनों के बराबर है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है R1 प्लस R2 ये किसके बराबर कर दिया जाएगा, 1 है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कह सकते हैं, R1 प्लस R2 बराबर 1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, दोनों के राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, तो R1 प्लस R2 बराबर 1, ठीक। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लिया भाजी, ये देखो इसमें जो ये प्रूविंग है, इसमें जो तीसरा समीकरण आया है, तीसरा क्या आया है R1 प्लस R2 बराबर A, तो जो R1 प्लस R2 बराबर A आया है ये इम्पोर्टेंट, बाकी ये सारा हटा दें। ऊपर वाले लेता भयंकर हो गया। देखो ये क्या है R1 प्लस R2 बराबर A, इधर देखो उज्ज्वल, R1 प्लस R2 बराबर A, ये जरूरी है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, अभी नीचे वाला त्रिभुज लिया था कौन सा QNR, अब त्रिभुज लेंगे ऊपर वाला QDR, ये ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक। याद हो जब हमने अपवर्तन का सूत्र प्रूव करवाया था तो उसमें हमने बताया था जब इस तरह से त्रिभुज बनाओ
तो उसके दो अंदर वाले कोण है उसका जो जोड़ है वो बाहर वाले कोण के बराबर होता है, यानी आंतरिक कोणों का योगफल बाहरी कोण के बराबर होता है। तो ये चित्र जो ये वाला बना है ये कुछ इस जैसा बना है। ये जो ये वाला कोण होगा और जो ये अंदर वाला कोण होगा, इन दोनों कोणों का योगफल बराबर किसके होगा? बाहर वाले कोण का। और बाहर वाला कोण है क्या? डेल्टा है, डेल्टा एम, ठीक है। तो इसी कोण के बराबर होगा। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पता है कि ये इतना कोण कितना है और ये वाला कोण कितना है, ठीक। देखो ये अंदर जो चित्र बना है ये कुछ इस तरह से बना है, इतना हिस्सा केवल ये वाला, ठीक, इस तरह से बना है। ये वाला कोण क्या है? I1 है कि नहीं? ये वाला, ये I1 है ना। तो इसके अंदर जो इस तरफ बना है वो भी पूरा क्या होना चाहिए? I1 होना चाहिए। लेकिन उसमें है क्या? ये इतना कोण क्या है? R1। उसमें से आधा हिस्सा क्या है? R1। तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये इतना इसमें से डिवाइडेशन हो गया। ये वाला कोण है R1 और ये पूरा कोण क्या है? I1। हमको चाहिए क्या? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कोण केवल क्या आएगा बताओ? I1 माइनस R1। हाँ, I1 माइनस R1। भाई पूरा कोण क्या है? I1। हमें केवल जरूरत है ऊपर वाले कोण की। तो ऊपर वाला क्या आएगा? I1 माइनस R1। इसी तरह से अगर इस वाले सिरे पर देखो तो यहाँ पर क्या आएगा? I2 माइनस R2। भाई ये पूरा कोण क्या है इधर? I2। तो ये पूरा भी क्या होगा इधर? I2। लेकिन इसमें आधा हिस्सा बच चुका है तो ये R2 इसमें ज्यादा है, ठीक। तो R2 को इससे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो ये वाला कोण है ये आएगा I2 माइनस R2 और जो ये अंदर कोण बना ये आएगा I1 माइनस R1, ठीक। तो इस वाले त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अंदर वाले कोणों का योग यानी आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। अब त्रिभुज हम लोग ले कौन सा रहे हैं? Q। कौन सा त्रिभुज है? Q। Q के बाद क्या है? D R। चाहे Q R D कह दो या Q D R। Q D R। ये वाला कोण क्या है? I1 माइनस R1 और प्लस ये वाला कोण क्या है? I2 माइनस R2। ये बराबर किसके होगा? बाहर वाले कोण के। बाह्य कोण क्या है? डेल्टा एम। तो ये बराबर हो गया डेल्टा एम के, ठीक। अब देखो I1 I2 एक साथ लिख लो, R1 R2 एक साथ लिख लो। तो I1 प्लस I2 लिख लिया और माइनस R1 माइनस R2 बराबर डेल्टा एम के, ठीक। अब देखना है यहाँ पर जो I1 प्लस I2 है वो तो ऐसा ही रहा। R1 और R2 दोनों माइनस के हैं तो इसमें माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो जब इसमें माइनस ले लेंगे कॉमन तो अंदर क्या आएगा? R1 प्लस R2 बराबर डेल्टा एम। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। 3 तक हो गए थे, ये तीसरा आया था। देखो अब समीकरण 3 में हम लोगों ने पहले निकाल लिया है R1 प्लस R2 बराबर A, निकाल लिया है। तो ये इसमें रख देंगे इसकी जगह पर। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया? A। तो यहाँ पर A आ जाएगा। तो यहाँ पर आ चुका है I1 प्लस I2 माइनस A बराबर डेल्टा M, ठीक। अब A को उधर भगा दो तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस डेल्टा M। इतनी बात समझ में आई? अगर यहाँ तक आ गए हो तो बहुत आसान है। अब हम लोग R1 R2 क्या है? अपवर्तन कोण। I1 I2 क्या है? आपतन कोण, ठीक। R1 R2 अपवर्तन कोण और I1 I2 आपतन कोण, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे I1 बराबर I2 बराबर I के और R1 बराबर R2 बराबर R।
यानी हमें I1 I2 नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है, केवल I लिखना है। और R1 R2 भी नहीं लिखना है, उसकी जगह केवल R लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो R1 प्लस R2 आ रहा था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, R प्लस R। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर कौन सा है वो, 3। समीकरण 3 से R प्लस R बराबर A। R प्लस R कितना हुआ, 2R। तो 2R इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू A बाई 2। तो R बराबर क्या आ गया, A बटे 2। इसी तरह से जो ये वाला समीकरण था I1 प्लस I2 बराबर A प्लस डेल्टा M, इसमें भी I1 I2 की जगह क्या लिखना है, केवल I। तो क्या आ जाएगा, I प्लस I बराबर A प्लस डेल्टा M। तो I प्लस I कितना हो गया, 2I और बराबर A प्लस डेल्टा M। तो I बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस डेल्टा M बटे 2। A प्लस डेल्टा M बटे 2। तो R बराबर आ गया A बटे 2, I बराबर A प्लस डेल्टा M बाई 2। ठीक, देखो एक बार फिर से देखो क्या किया था हमने, त्रिभुज लिया था QDR। इसमें ये जो अंदर वाला कोण था ये क्या आया था, I1 माइनस R1। ये वाला क्या आया था, I2 माइनस R2। इसमें हम लोगों ने कौन सी प्रमेय लगाई, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आंतरिक कोण आए हैं वो क्या आए हैं, I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2 बराबर किसके होगा, डेल्टा M के। इसमें I1 I2 एक साथ लिख लिया तो I1 प्लस I2, और इसमें माइनस कॉमन लेके ऊपर वाले समीकरण से R1 R2 का मान A रख दिया और A का पक्षांतर करके ये मान लिया, तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ इतना करने के बाद इस चित्र का काम खत्म। स्नेल का नियम अब लगाएंगे यहाँ पर। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है, N21। N21 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, N2 बटे, लिख सकते कि नहीं, अपवर्तन के सूत्र में यही तो लिखा था उसमें। तो N2 बटे N1 भी लिख सकते हैं और N21 भी लिख सकते हैं। बताओ N1 जो पहला माध्यम का अपवर्तनांक था प्रिज्म के लेफ्ट साइड में वो वायु था। वायु के लिए अपवर्तनांक जो N1 है वो होता है 1। ठीक, और कांच के लिए N2 बराबर हम लोग मान लेते हैं N। ठीक है, तो यहाँ पर जब N1 बराबर हो गया 1 तो 1 आ जाएगा और N2 की जगह पर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो केवल N बचा हुआ, N बराबर क्या आ गया, साइन I बटे साइन R। ठीक, से इक्वेशन नंबर 4 तक हो गए थे, 5वां लिख दो। अब देखो समीकरण जो हमने ये वाले नए बनाए हैं, R का मान और I का मान, तो R और I के मान अब किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में। तो यहाँ लिख देंगे I R के मान रखने पर, देखो I और R के मान जब रख देंगे तो क्या आ जाएगा, N बराबर साइन I की जगह पर क्या आएगा, A प्लस डेल्टा M बटे, तो ये आ गया A प्लस डेल्टा M बाई 2 और पूरे के अपॉन R की जगह पर क्या आएगा, साइन A बाई। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, N इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। ठीक है, नोट कर लो।